प्रभु आवाज क्लियर है? चेक कर लो मालिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर है, सब देख लो और जल्दी से आ जाओ एक मस्ती भरे सफर के अंदर में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी लोग जहां से भी कनेक्टेड है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जी, सो आ जाओ जल्दी से। आई एम श्योर अभी अभी आपका लेक्चर ख़त्म हुआ होगा, विनोद सर का कॉस्टिंग ख़त्म हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ 9:30 बजे। उम्मीद है नाश्ता वाश्ता करके आ गए होंगे। आज से आपके पूरे जीवन के मज़े ख़त्म और वापस से इंटर की पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो ये पक्की बात है, राइट? अच्छा, फटाफट कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। पहले अपने जितने भी दोस्त होंगे जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, बोले भाई दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर आ गया, जल्दी से आ जा, फटाफट पहुँच जाओ। द अदर साइड विशाल सर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, द अदर साइड विशाल सर मेरे साथ कनेक्टेड हैं और सरप्राइजिंगली हम इसको ज्वाइंट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम श्योर विशाल सर वहाँ पे कनेक्टेड हैं। हर बार ऐसा होता है कि DTIDT का जो बैच होता है वो विशाल सर लॉन्च करते हैं और जाहिर सी बात है मैं आज उनको यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार वो बैच लॉन्च करते हैं तो एक ब्लेसिंग्स बनी हुई होती है, बट आई एम श्योर वो हमारे साथ है, बने हुए हैं, राइट? सो सब लोग अगर आ गए होंगे तो क्या हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? तो मुझे जल्दी से बताओ कि हाँ सर रेडी है, बिल्कुल चालू कर दो, तोड़ फोड़ कर दो सर आज तो जीवन में। तो हम बिल्कुल वैसे कर लेते हैं, राइट? अच्छा, इस पूरे सेशन के दौरान आप कहीं से भी कनेक्ट हुए होंगे, चाहे आप एक्सपर्ट के थ्रू कनेक्ट हुए होंगे, वी स्मार्ट के थ्रू कनेक्ट हुए होंगे या कहीं से भी कनेक्ट हुए होंगे, मैं विजय सारडा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर चालू कर दो जीवन में, बिल्कुल आज तो तोड़ फोड़ कर दो। मैंने बोला ठीक है बेटा, अब चालू कर रहा हूं मैं, लेट अस गो। अच्छो प्रभु, very very welcome to all of you, the batch for direct access and I am CA विजय सारडा। आज का ये जो बैच है इसके अंदर में आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है और ये जो बैच है ये एप्लीकेबल है फॉर द पर्पज ऑफ May 22 एज वेल एज November 22 या June 22, December 22, जैसा भी जिसका अटेम्प्ट आ रहा है उस हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, डायरेक्ट एक्सेस हम लोग अभी भी फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं सर, और फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं तो सर बड़ा उत्सुकता है ये समझने की कि सर टैक्स में क्या होगा, टैक्स कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, सब बताएंगे। जरा शांति से बैठिए और अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए कि भैया बैच चालू हो रहा है, जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ पे। यस, अच्छा जी, मैं अपने बारे में बता दूं, खैर मेरे बारे में आपको पूरे लेक्चर भर समझने को मिल जाएगा। हाल फिलहाल मैं बस इतना बता दूं कि मेरा नाम विजय सारडा है, CA हूँ, CS हूँ, BCom हूँ, मैंने अचीव किया भाई, BCom हूँ और साथ साथ में LLB के 2 स्ट्रीम्स मैंने क्लियर की हैं, UPSC ट्राई किया था प्रीलिम्स और उसको भी क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ तक की मेरी कहानी है, अब बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लेक्चर में समझ ले तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी सर कुछ बातें, जैसे कि ये लेक्चर है, ये लेक्चर जो रहेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं और उसके बाद हम हमारे कंटेंट्स को शुरू करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉसिबल है तो आप इसका आप इसे लिख लीजिए और नहीं पॉसिबल है लिखने की ऐसा जरूरत भी नहीं रहेगी, किसी को चाहिए तो लिख लीजिए। सो बेसिकली जब हम टैक्सेशन पढ़ते हैं तो इसका डिविजन किस तरीके से होता है। अगर हम CA की बात करें तो DT जो होता है ये 60 मार्क्स के लिए होता है और GST जो होता है ये 40 मार्क्स के लिए होता है।
बराबर है मालिक। और इन सभी लेक्चर्स के अंदर में सीए इंटर में ये इस तरीके से होता है, जबकि मैं सीएमए की अगर बात करूं तो वो डीटी 100 मार्क्स के लिए होता है और जीएसटी 100 मार्क्स के लिए होता है, और दोनों अलग अलग ग्रुप में होते हैं, राइट। अच्छा जी सर, इसके अलावा दो चीजें मैं आपको बता दूं, सपोर्ट के लिए आपको ये नंबर है, एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको ये नंबर है। तो ये दो नंबर्स को आप सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ये दो नंबर्स को आप सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि आपको लेक्चर रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए तो आपको ये नंबर है, और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आपको ये नंबर अवेलेबल है। नंबर बड़ा सिंपल है, 895678425124 अकॉर्डिंगली, जिसका जैसे भी जम रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सर नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे ये कितने होंगे? जब मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात करता हूं तो नंबर ऑफ लेक्चर्स अराउंड 55 to 60 होते हैं, राइट। लास्ट बैच की बात करूं तो टेंटेटिवली 54 के अंदर में हमने सब कुछ खत्म कर दिया था, और अगर जीएसटी की बात करूं तो 35 से 40 लेक्चर्स के अंदर में ये पूरा कंप्लीट होता है। अच्छा सर, कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है? मालिक 4 बुक मिलने वाली है, डीटी के अंदर ही 4 बुक मिलने वाली है। पहला है रेगुलर बुक। ये रेगुलर बुक क्या होता है? रेगुलर बुक एक सुपर्ब कंपाइलेशन है प्रोविजंस का, बड़े कंसाइजली प्रिसाइजली लाई हुई, फ्लो चार्ट्स एंड अदर चीजें। इट्स अ मल्टी कलर बुक। ये बुक के अंदर में करीब 300-400 प्रॉब्लम होंगे, जिसके अंदर में ऑब्वियसली मॉड्यूल हमने कवर कर लिया है, पास्ट एग्जामिनेशन कवर किया हुआ है, आरटीपी एमटीपी कवर किया हुआ है। सो इट्स अ वेल कंपाइलेशन जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर करेगा। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी चार्ट्स। चार्ट्स ऐसी चीज है कि इतनी बड़ी बुक अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ने जाएंगे तो वो हो नहीं सकता, तो आपको वॉल चार्ट्स दिए जाएंगे जिसे आप अपने रूम में बेहतरीन तरीके से सजा के रखना, और जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है फटाफट उससे रिवाइज कर पाओगे। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी क्वेश्चनर, क्वेश्चन बैंक या स्कैनर, जिसको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी, ये सारी चीजों का एक बेस्ट कंपाइलेशन होता है। क्लास के अंदर में जो 300-400 प्रॉब्लम होंगे उसके अलावा जो 300-400 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं वो आप क्वेश्चनर से कर पाएंगे। एंड इसके अलावा एमसीक्यू, डीटी आईडीटी मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है मालिक, इसमें से 30% जो होता है ये एमसीक्यू होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, जितने भी बच्चे यहां पे कनेक्टेड है मैं आपको भरपूर टाइम दूंगा चैट करने का और आपके क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो अभी चैट करके और बाकी चीजें करके कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं वहां पे देख नहीं रहा हूं। तो जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा आपको जवाब देना होगा, या मैं आपको स्पेसिफिक टाइम दूंगा आपके सवाल पूछने के लिए, तब पूछ लेना। मैं बिल्कुल यहां पे खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा आपके आज सवालों के जवाब दिए बगैर, ठीक है। तो एक साथ मत पूछना, बल्कि जब तक के चैट को थोड़ा सा शांत रहने दो और आप मेरे ऊपर फोकस करो। एक फैट ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है, इसके ऊपर फोकस कर लो, ठीक है। तो अभी चैट वगैरह बिल्कुल मत करो, जरा चैट को शांति रख लो। यस, चलिए, विशाल सर का मैसेज आ गया, आई एम विथ यू, बस इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। बुक्स के अलावा एमसीक्यू जो रहेंगे आपको डीटी प्लस आईडीटी के पीडीएफ फॉर्म के अंदर में मिलेंगे, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। सो पीडीएफ एमसीक्यू आपको अवेलेबल होंगे, जो केस बेस्ड एमसीक्यू होंगे, राइट। सो ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। सेम चीज आपको आईडीटी के साथ भी होनी है। सो सब्जेक्ट का डिवीजन, नंबर ऑफ लेक्चर्स, बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो। लाइव स्ट्रीम के अंदर में तो आप कनेक्टेड है, आप सभी को पता है पहले 7 दिन हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही लेने वाले हैं, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो चलने वाला है पूरा का पूरा। इससे रिलेटेड जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम के ऊपर जाकर के प्लीज नोट्स ले लीजिए। अगले 7 दिन वही नोट्स चलने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। जिन बच्चों ने पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा वेबसाइट पे, इनको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालिक मैं दे दूं। जो गूगल ड्राइव है, जैसे मैंने आज लेक्चर लिया, 21 को मैंने लेक्चर लिया, तो 2 दिन बाद ये, मिनिमम 2 दिन बाद ये ड्राइव पे अपलोड होगा। और पेन ड्राइव जिन्होंने सिलेक्ट किया है, 15 लेक्चर एक साथ पेन ड्राइव के अंदर में आएंगे। मतलब ये जो पेन ड्राइव होगा ये आपको पार्ट्स में मिलेगा। जब आप पहला पार्ट खत्म करेंगे तब तक के मे बी आपको नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो टेक्निकली आपको 2 से 3 पेन ड्राइव आ सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा इस लाइव स्ट्रीम को मिस कर जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, प्लीज ऐसा मैसेज हमें भी और आप खुद भी मत कीजिएगा कि सर मेरा आज का मिस हो गया, मेरे को आज ही इसको गूगल ड्राइव पे दे दो। ये नहीं हो सकता। मैं उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद इसे कंप्रेस करना पड़ता है, एनक्रिप्ट करना पड़ता है, जिसके लिए मिनिमम 2 दिन हमें लगते हैं। तो मिनिमम, जैसे आज लेक्चर रिकॉर्ड हुआ तो वो 23 से पहले आपको लिंक पे नहीं मिलेगा,
राइट आपने गूगल ड्राइव लिया हो या पेन ड्राइव लिया हो, वो आपके लिए 100% बैकअप है। सो अगर कोई लाइव क्लास आप मिस कर जाते हो प्रभु, तो ये 2 दिन बाद ही आपको मिलने वाले हैं। तो बनते कोशिश बिल्कुल, मतलब आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, बिल्कुल लाइव को मिस नहीं करने का, बिल्कुल लाइव को मिस नहीं करने का, ठीक है। नोट्स ये आपको हार्ड कॉपी मिलने वाली है, चाहे डीटी की बोलो, जीएसटी की बोलो या हमारे पूरे ग्रुप 1 की बोलो, ये आपको क्या मिलने वाला है प्रभु, ये आपको हार्ड कॉपी मिलने वाली है, एक्सेप्ट 2 चीजें। पहला जो एमसीक्यू है, स्पेशली डीटी और आईडीटी का, ये आपको एमसीक्यू जो रहेगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा प्रभु। कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप कोई बाद में के स्टूडेंट है, जब आपने बाद में परचेज किया और आप लाइव स्ट्रीम में नहीं है, तो प्लीज टेलीग्राम पे जाइएगा, फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, हो सकता है कुछ टॉपिक्स के हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, जैसे कि अभी बेसिक का मैंने प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि बच्चों के पास जब तक बुक्स पहुंचे तब तक के ये सारी चीजें मिल जाए। सो कुछ फ्यू टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे, ये अगेन टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएगा। सर डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, हमें अगर कोई डाउट आ जाता है तो, अगर आप लाइव स्ट्रीम में होंगे, अगर आप लाइव स्ट्रीम में होंगे तो लेक्चर के एंड में एक पर्सनल डाउट सेशन रहेगा करीब 10 मिनट का, राइट। आपके जितने डाउट है आप बाजू में लिख के रखिए, क्योंकि देखिए लेक्चर के बीच में आप पूछेंगे तो हो सकता है आप खुद और मैं खुद डिस्टर्ब हो जाए या बाकी सारी जनता डिस्टर्ब हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना हमें, आपके डाउट्स है वो पूरे के पूरे लिख करके रखो। आप डेफिनेटली कोई बीच में आता है तो पूछ सकते हो, लेकिन लेट्स मेक अ सिस्टम, हम बिल्कुल लेक्चर के एंड के अंदर में 10-15 मिनट का एक सेशन रखें जिसमें सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर दें। सपोज उसके बाद आपको डाउट क्रिएट हो जाता है जब आप पढ़ते हो, तो भैया व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है 8956651954। ऐसे तो मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, पर व्हाट्सएप के ऊपर ही सिर्फ डाउट होंगे, इसके अलावा कहीं आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, टेलीग्राम पे भेज रहे हैं या कहीं और भेज रहे हैं, वहां आपके डाउट नहीं सॉल्व होने वाले। देयर इज ओनली वन मैकेनिज्म, दैट इज व्हाट्सएप। जब भी आप डाउट भेजते हैं मुझे, विशाल सर को या हमारी किसी भी टीम को, राइट, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लीज स्पेयर अस विद अ मिनिमम 48 आवर्स, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके सही तरीके से। इससे सबसे बेहतरीन काम ये होता है सर कि आपको रिप्लाई भी आ जाता है और हमसे रिप्लाई आ जाता है। यस राइट, तो मिनिमम बस 48 आवर्स का हमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि लेक्चर के अलावा हमारे घर बार बीवी बच्चे के अलावा आप भी हैं हमारा परिवार, तो हमें आपको भी रिप्लाई करने के लिए टाइम चाहिए। सर ये जो लाइव स्ट्रीम का लेक्चर है, क्या इसका 100% बैकअप मिलने वाला है? आंसर इज यस। मतलब टेक्निकली जो अभी परचेज कर रहा है उसको 2.5 व्यू मिलते हैं, 2.5 व्यूज मिल जाते हैं। एक 100% लाइव तो आप ले ही लोगे, प्लस हम 1.5 का बैकअप दे रहे हैं, चाहे आप पेन ड्राइव लें चाहे आप गूगल ड्राइव लें, तो आपका सबसे बड़ा फायदा है इसमें, राइट। सो 100% बैकअप मिलने वाला है। सर डिस्पैच कब से स्टार्ट होगा बुक्स का? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीटी का बुक्स आएगा आपको और जीएसटी का बुक्स आपको बाद में आने वाला है, क्योंकि जीएसटी डीटी के बाद स्टार्ट होने वाला है। डीटी का जो बुक का डिस्पैच है ये हम अगले 7 दिन के अंदर में स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से सुनिए, अगले 7 दिन के अंदर में हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टोटली अमेंडेड बुक्स एंड बुक्स ऑलरेडी आर इन प्रिंटिंग। तो जैसे ही बुक्स हमारे पास आती है हम लोग फटाफट इसको डिस्पैच करना शुरू कर देंगे, और तब तक के आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से काम चला सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। और आपको इसके लिए कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोमेंट हमारे पास बुक आती है, आपने रजिस्टर कर लिया है, हम ऑटोमेटिकली आपका बुक डिस्पैच करना चालू कर देंगे। जैसे ही हमने डिस्पैच किया, 4 से 5 दिन के अंदर में ये बुक आप तक के पहुंच जाएगी प्रभु। 4 से 5 दिन के अंदर में ये बुक आप तक पहुंच जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। टिल देन आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कहीं से पढ़ नहीं पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा। दूसरी बात, हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम मैक्सिमम हर चीज लिखवाते हैं, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यस, ओके। जो बच्चे जीडी नहीं समझ रहे हैं बेटा, ऑनलाइन डाउनलोड और जीडी दोनों एक ही चीज है, गूगल ड्राइव बोला जाता है इसे, ऑनलाइन डाउनलोड भी वही चीज है, ठीक है प्रभु। आगे बढ़ते हैं प्रभु। कैन आई कन्वर्ट पीडी टू जीडी और जीडी टू पीडी? किसी बच्चे ने पेन ड्राइव सिलेक्ट किया, उसको गूगल ड्राइव पे शिफ्ट होना है, गूगल ड्राइव सिलेक्ट किया, उसको पेन ड्राइव पे शिफ्ट होना है, ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप जब भी कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। सर पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में क्या बेहतरीन होता है? देखिए हमारी माने तो गूगल ड्राइव इज मच बेटर। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको बहुत इजी एक्सेस मिल जाता है और पेन ड्राइव का आपका पैसा बच जाता है। यस, आज हर चीज आपके ड्राइव पे अवेलेबल होगी, तो बड़े आसान होता है, कहीं पे भी आप देख सकते हो, क्लाउड पे होता है तो कहीं पे भी आप देख सकते हो, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो मेरा पर्सनल व्यू जाता है कि आप गूगल ड्राइव सिलेक्ट करें, बट स्टिल जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वो बच्चा प्लीज पेन ड्राइव की ओर शिफ्ट हो जाए। यस, वैसे भी आपका लाइव स्ट्रीम चालू है, पेन ड्राइव में तो आपका बैकअप ही आना है। कैन आई एक्सटेंड माई व्यूज?
क्या मैं मेरे व्यूज एक्सटेंड कर सकता हूं? क्योंकि व्यूज कितने हैं पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव जो ले रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्योरली पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ले रहे हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं ले रहे। सो कैन आई एक्सटेंड माई व्यूज? व्यूज बेटा एक्सटेंड नहीं हो सकते। जो 1.5 व्यूज है वो 1.5 व्यूज ही रहने वाले हैं। सर कैन आई एक्सटेंड माई वैलिडिटी? क्योंकि वैलिडिटी जो होती है ये 6 मंथ्स की होती है। तो ये 6 मंथ्स कहां से काउंट किए जाते हैं? ये 6 मंथ्स काउंट किए जाते हैं बेटा जहां से आपने एक्टिवेट किया। मेरी बात को जरा आराम से समझिएगा। सपोज मैंने लेक्चर ले लिया 21 सितंबर को, ठीक है, मैंने लेक्चर ले लिया 21 सितंबर को, लेकिन इसे मैं एक्टिवेट करता हूं लेट्स से दिसंबर में, तो मेरे जो 6 मंथ्स काउंट होंगे वो कहां से काउंट होंगे? मेरे 6 मंथ्स काउंट होंगे दिसंबर से आगे 6 मंथ्स। मतलब आपने कब परचेज किया वहां से आपके 6 मंथ्स काउंट नहीं होते, आपने उस की को कहां से एक्टिवेट किया यहां से आपके 6 मंथ्स काउंट होते हैं। चाहे आप कोई भी लेक्चर ले लीजिए, चाहे आप कोई भी लेक्चर ले लीजिए। सो कैन यू एक्सटेंड योर व्यूज? आंसर इज नो। कैन यू एक्सटेंड योर वैलिडिटी? दैट इज 6 मंथ्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए 6 महीने में भी आप नहीं देख पाए तो क्या आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं? ये हो सकता है विद अ फीस जो जाता है आईटी कंपनीज को, हमारे पास नहीं आता व्यूज एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, मुझे की कहां से मिलेगी? मुझे की कहां से मिलेगी? और जो आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये की और सॉफ्टवेयर मुझे कहां मिलेगा? तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से भी परचेज किया है आपको ये तो लॉगिन में मिलेगा या फिर आपको ईमेल आएगा, या तो आपको लॉगिन में मिलेगा या तो आपको ईमेल आएगा। जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, बच्चे, आप अभी कमेंट मत कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं पूरे दे दूंगा। आपके सारे सवाल मेरे पास है, लेक्चर के एंड में करेंगे प्रभु, ठीक है। सो जिनको भी की चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, अभी तक May 22 वालों की ना तो सॉफ्टवेयर अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मैं आपको अपफ्रंटली बता दूं, हम इसे आज से करना शुरू करेंगे। तो आपको आपका लॉगिन या आपको आपका मेल आईडी चेक करना है, जो भी आपने लेक्चर परचेस करते वक्त किया होगा। इसके अंदर में आपको मोबाइल प्लेयर की लिंक या तो फिर आपके जो भी लैपटॉप वगैरह है इसकी प्लेयर की लिंक मिल जाएगी। आपको प्लेयर डाउनलोड करना है और जो भी आपको मेल आएगा, इस पे हमारा एक ड्राइव है। ड्राइव पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना करके रखा हुआ है कि कैसे आप लेक्चर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप वहां पे चल जाएंगे, आपका पूरा लेक्चर एक्टिवेट हो जाएगा जब भी हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर के लिए आपको पूरा लर्न करने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, आधी घंटे का बस एक वीडियो देख लेना, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो की या सॉफ्टवेयर आपको आपके लॉगिन में मिल जाएगा या आपको मेल आएगा। अगर आपको मेल नहीं दिखता है आपका इन 7 दिनों के अंदर में, प्लीज एक बार स्पैम चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार रिस्ट्रिक्शंस के कारण मेल जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पैम में चले जाते हैं। तो बिल्कुल स्पैम चेक कर लेना, इसके अंदर में आपको आपके मेल एंड अदर चीजें मिल जाएगी। मैं मेरी टीम के बारे में बता दूं, पूरी ग्रुप 1 की टीम एक बेहतरीन टीम बनी हुई है। कॉस्टिंग के लिए विनोद रेड्डी सर, अकाउंट्स के लिए जय चावला सर हमारे पास है, डीटी आईडीटी मैं और विशाल सर लेते हैं, और लॉ के लिए दर्शन खरे सर हैं, राइट। अकाउंट्स और लॉ ये दोनों फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच है अभी अभी, जो आपको तुरंत पूरी की पूरी एक साथ मिल जाएगी। कॉस्टिंग सुबह 7 से लेकर 9:30 बजे तक के विनोद रेड्डी सर ले रहे हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आज मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और बाद में 9:30 से लेकर के 1 बजे तक के आपका टैक्स चलने वाला है। पहले डीटी होगा और उसके बाद जीएसटी होगा। यस प्रभु, ओके मालिक। सो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रभु, ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कोई और इंफॉर्मेशन अगर मैं मिस कर रहा हूंगा तो हम लेक्चर के एंड में ले लेंगे, हम लेक्चर के एंड में ले लेंगे प्रभु। डन है सर? चलो जी, अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर। ये जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाली हुई है, राइट। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाली हुई है। कमेंट बॉक्स के अंदर में मैं तुरंत एक लिंक डाल रहा हूं। जो भी बच्चा इसे नहीं देख पाया होगा प्रभु, मैंने लिंक अपडेट कर दी है दोनों भी चैनल्स के ऊपर प्रभु, प्लीज वहां से देख लो। चलिए सर, तो दोनों जगह आपकी लिंक अपडेट हो गई है, किसी को भी चाहिए तो प्लीज वहां से जाकर के ले लें। अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर। पूरे डिस्कशन के बाद अब हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर, एंड द लेक्चर इज इनकम टैक्स। साहब 4 चीजें पढ़नी है हमको आज। इनकम टैक्स एक्ट 1961।
मैं आप सभी को बता दूं, इसके पहले भी मैं ऑलरेडी डेमो लेक्चर डाल चुका हूं। जिन लोगों ने ऑलरेडी डेमो लेक्चर देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, वो वापस से रिपीट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से वापस से पढ़ा रहा हूं। हमें 4 वर्ड पढ़ने हैं साहब। इनकम टैक्स एक्ट 1961, सभी जानते हैं, 60 मार्क्स के लिए, सीएमए वालों के लिए 100 मार्क्स के लिए। तो भैया एक सवाल मन में उठेगा, सर क्या है इनकम टैक्स एक्ट? हम कई बार सुनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जी को कई बार सुनते हैं, और इनकम टैक्स जब भी कुछ लेकर के आता है बड़ा धमाल मचा देता है। सर तो क्या है ऐसा अलग इनकम टैक्स के अंदर में, ये तो बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं इनकम टैक्स। सबसे पहले तो हिस्ट्री समझ लेते हैं, आखिर ये आया कहां से, किसने हमारे सिलेबस में ऐड किया। क्योंकि अगर प्रेजेंट में ये अवेलेबल है तो इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं तो होगी। तो हिस्ट्री समझते हैं। क्या इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में अभी अभी आया, अंग्रेज आने के बाद आया? आंसर इज नो। इनकम टैक्स, जिसे हम हिंदी में कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, यह कई सदियों से हमारे पास अवेलेबल है। सर सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत मौर्य डायनेस्टी से हुई थी। और चाणक्य जी को तो आप पहचानते ही होंगे। चाणक्य जी ने पहली बार कर लगाने का आदेश दिया था राजा को। अब चाणक्य जी ने क्या कहा, चलिए इस बारे में आपको थोड़ी सी एक्टिंग करके बताता हूं। और जिन जिन लोगों को इस लेक्चर में मजे लेना है, इस लेक्चर के बारे में मैं आपको बस एक चीज कह सकता हूं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 55 दिन यह टैक्स का लेक्चर आपके जिंदगी का बेहतरीन लेक्चर होगा। और आप रोज इस लेक्चर के लिए वेट करेंगे, बस इस बात की गारंटी। लास्ट लेक्चर में पूछूंगा ये वादा पूरा किया कि नहीं। चलो आओ अब ध्यान से सुनना। राजा जी की सभा बैठी हुई थी। राजा जी की सभा के अंदर में चाणक्य जी पहुंचते हैं, और चाणक्य जी पहुंच करके कहते हैं कि हे राजन, इंग्लिश में कहना चाहूंगा, जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ, वी विल कलेक्ट द टैक्सेस एंड गिव इट बैक एज सर्विसेस। राजा जी बोले वो सब तो ठीक है, हिंदी में समझाइए क्या कहा आपने। उन्हें कहा देखिए, हम लोगों को सर्विसेज देना चाहते हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, तो हम एक काम करेंगे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और इसे ही सर्विसेज के फॉर्म में वापस देंगे, इसे ही सर्विसेज के फॉर्म में वापस दिया जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब समझाइए। मतलब बड़ा सिंपल है। आपने अगर सूर्य भगवान को देखा होगा, सूर्य भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले जो पानी है, जमीन पे मॉइस्चर है, उसको ऊपर खींच लेते हैं वेपराइजेशन की प्रोसेस से, इवेपोरेशन की प्रोसेस से, और बाद में अगेन धरती को वापस दिया जाता है वर्षा के रूप में। ठीक उसी तरीके से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके लोगों को सर्विसेज के फॉर्म में देंगे। जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ, वी विल कलेक्ट द ड्रॉप्स एंड गिव इट बैक एज रेन। सरकार भी बिल्कुल इसी तरीके से करती है। सरकार आपकी इनकम से एक टैक्स कलेक्ट करती है, एक परसेंटेज कलेक्ट करती है, और आपको सर्विसेज के फॉर्म में वापस दिया जाता है। यह वो समय था जब पहली बार राजा ने कर लगाना शुरू किया। राजा ने कर लगाना शुरू किया, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अगर मैं देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मच ओल्डर देन डायरेक्ट टैक्सेस। यस, कर लगाना शुरू किया। तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन कोई एक्ट के फॉर्म में नहीं था। यह कोई एक्ट के फॉर्म में नहीं था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर में यह एक्ट के शक्ल कब ले लेता है, आइए बताते हैं आपको, पूरी हिस्ट्री बताते हैं। अंग्रेज भारत आ गए। 1857 पहला साल था जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। ध्यान से सुनिएगा पूरी हिस्ट्री को। आप मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइएगा साहब। हिस्ट्री, हिस्ट्री कहां से आया? सबसे पहले 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 पहली बार भारत में इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हुई। इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई के अगेंस्ट में जो खर्चा लगने वाला था, इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई के खर्चे जो लगने वाले थे, इसे टैक्स के रूप में वसूला गया। पहली बार सन 1860, कौन सा बेटा? 1860 सर जेम्स विल्सन ब्रॉट इनकम टैक्स। इसे फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। इसे
फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर किसी ने पूछा या आगे चल के आपको लगा कि यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर आपको किसी को गाली देनी है या किसी को प्रेज करना है, तो यही वो भाई साहब है, लॉर्ड जेम्स विल्सन। पहली बार इन्होंने ही इनकम टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। पहली बार इंडिया में इनको एक्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे सर? जेम्स विल्सन, लॉर्ड जेम्स विल्सन। तो जब 1857 में लड़ाई शुरू हुई इंडिपेंडेंस की, तो इससे लड़ने के लिए भारत के ही लोगों से 1860 के अंदर में पहली बार टैक्स वसूला गया। ये जो टैक्स था ये लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया। अब ये लैंड रेवेन्यू क्या था, इसको भी जरा डिटेल में समझिए। ये लैंड रेवेन्यू क्या था? देखिए, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इंडिया को जोड़ने का काम किया, सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम किया, तो कई ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम अपने लॉ चलाएंगे। हालांकि लैंड रेवेन्यू एक ऐसा कानून था जिसके तहत सेंटर पूरी जगहों पे कर वसूल कर सकता था या अदर तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन लगा सकता था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो अपना लॉ खुद बनाता था और इस तरीके की ट्रीटी साइन की गई थी, राइट। अब ऐसे केसेस में लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया, जिसका मतलब यह था कि भारत सरकार क्या कर सकती थी, जम्मू कश्मीर के लोगों से भी इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। तो इनकम टैक्स जब पहली बार लागू किया गया, इसे लैंड रेवेन्यू के नाम से लागू किया गया। जब 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लेकर के आया, ये फॉर फर्स्ट 5 इयर्स था। प्रभु कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए ही इसे लागू किया गया था। मतलब ये इनकम टैक्स जब पहली बार लागू किया गया था भारत के अंदर में एक एक्ट के फॉर्म में, तो इसे हर बार के लिए नहीं लागू किया गया था, सिर्फ 5 साल के लिए लागू किया गया था। 5 साल लगाया और भारी विरोध के बीच में लगाया। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या हुआ? जब पहली बार टैक्स लगाया गया, पहले ही साल में 30 लाख रुपए कलेक्ट हुए। जी हां, उस साल की बात कर रहा हूं 1860 की। पहली ही बार 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस कलेक्ट किया गया और इसे पूरा का पूरा यूज किया गया भारत के लोगों के अगेंस्ट में ही। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि सर वी हैड अ फाइट विथ रशिया। रशिया के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई। इस अंग्रेजों की लड़ाई को पूरा करने के लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ी। अब पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए था? तो सर हुआ यह कि 1886 के अंदर में लॉर्ड डफलिन ने फिर इनकम टैक्स को लागू किया गया। लॉर्ड डफलिन द्वारा फिर इनकम टैक्स को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। मतलब भाई साहब आप ये समझो कि पहले 5 साल के लिए लेके आया, इनकी जरूरत पूरी हो गई, टैक्स को हटा दिया। 1886 के अंदर में जब रशिया के साथ इंडिया का वॉर चालू हुआ, द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या किया? वापस से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। और इस टाइम थे लॉर्ड डफलिन जिन्होंने टैक्स को लेकर के आया। खैर वार पूरी हुई और इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया इंडिया के लिए। तब तक के हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, इंडिपेंडेंस की लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1919 में। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, देखिए एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं है, हर चीज जोड़ूंगा और मजे के साथ जोड़ूंगा। 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, तब हुआ ये प्रभु कि यहां पे पावर डिवाइड किए गए। कुछ पावर सेंटर को दिए गए और कुछ पावर स्टेट को दिए गए। कुछ पावर सेंटर को दिए गए, कुछ पावर स्टेट को दिए गए। मतलब पूरा पावर कभी भी सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं रखा, कुछ पावर स्टेट के हाथ में और कुछ पावर सेंटर के हाथ में दे दिए। कौन से साल में? 1919 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। आगे चल के इसका क्या हुआ और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है आज के तारीख में, आज ही के लेक्चर में बताऊंगा, सब बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। सो यहां तक की स्टोरी रिपीट कर दूं, 1857 के अंदर में पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुई। इसके खर्चों को पूरा करने के लिए पहली बार इनकम टैक्स को लगाया गया 1860। किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन। ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा कि पहली बार इनकम टैक्स को लाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? जेम्स विल्सन ने ली थी। हालांकि इसके पहले चाणक्य जी ला चुके थे, एक्ट के फॉर्म में जेम्स विल्सन सर ने लेके आया। 5 साल के लिए लगाया गया, लैंड रेवेन्यू के नाम से लगाया गया, ठीक है। इसके बाद रशिया के साथ फाइट हुई अंग्रेजों की, उसका पैसा भी भारत से निकाला गया। 1886 में लॉर्ड डफलिन ने पूरा टैक्स को वापस लेकर के आया एक्ट के फॉर्म में।
1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और सेंटर एंड स्टेट के पावर को डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद 1922, ये एक इंपॉर्टेंट तारीख है, एक नया इनकम टैक्स एक्ट 1922 लॉन्च किया गया। एक नया इनकम टैक्स एक्ट 1922 लॉन्च किया गया। ये अपने नए फॉर्म में पावर्स देते हुए पूरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटअप करते हुए पूरा का पूरा एक्ट बना, एक पावर को सेटअप करते हुए 1922 के अंदर में। तो आज भी जब आप बैरक्ट पढ़ेंगे, आपको बैरक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा ना प्रभु, इसमें हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे इनकम टैक्स एक्ट 1922 लिखा हुआ है, मैक्सिमम जगह पे, क्योंकि ये अपने कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल था। सो इनकम टैक्स एक्ट 1922 आया। इसके बाद क्या हुआ, इसे संभालने के लिए, इनकम टैक्स और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को संभालने के लिए 1924, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सर, 1924 को सीबीडीटी को लॉन्च किया गया। दैट इज सीबीडीटी को निकाला गया। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या इसे उस टाइम के तहत आप कह दीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेटअप किया गया 1924 में। एक ऐसी बॉडी जो टैक्सेस को एडमिनिस्टर करेगी, एक ऐसी बॉडी जो टैक्सेस को हैंडल करेगी, राइट। सो 1922 में पहले एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद क्या बनाई, एक बॉडी बनाई। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद एक बॉडी बनाई, एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद एक बॉडी बनाई जो भैया इसको पूरा का पूरा एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है सर, यहां तक के सब सही था। 1922 और 24 आते आते इंडिपेंडेंस की लड़ाई और बढ़ गई, इंडिपेंडेंस की लड़ाई और बढ़ गई और जोश के साथ बढ़ गई, देश आगे बढ़ने लगा और हमने ये सोच लिया कि हम अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे अब वो हमें कितना भी डराए। कई लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, और आज जो हम इतना अच्छे से घूम पा रहे हैं ये उन्हीं की देन है हमारी जिंदगी पे, राइट। अच्छा जी सर, 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप हो गया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लिया। फिर आई 1947 की एक सुबह जिसने हमें नई दिशा दी, हम हो गए इंडिपेंडेंट, हम हो गए इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस जैसे ही हमें मिल गया, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज बाहर और इंडिया का अपना एक गवर्नमेंट आ गया। लेकिन इसे टैक्स के एंगल से समझते हैं, राइट। विभाजन का दर्द हमें सहना पड़ा, विभाजन का दर्द हुआ, हमारे कई भाई पाकिस्तान के अंदर में चले गए और एक परपेचुअल दुश्मनी तौर पे खड़ी हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट। अब क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने विभाजन का दर्द झेला, ये सारी चीजें हुई, ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन टैक्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, जरा ये समझिएगा। टैक्स के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब 1922 का एक्ट बना था, जब 1922 का इनकम टैक्स एक्ट बना था, तब यहां पे इशू क्या था, यहां पे मैक्सिमम जगह पे जहां पे भी परमिशन रिलेटेड पावर था, वहां पे लिखा हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट तो खत्म हो गया, इंडियन पार्लियामेंट आ गया। तो हमें 1922 के एक्ट को बदलने की जरूरत थी, हमें 1922 के एक्ट को बदलने की जरूरत थी, क्योंकि हम टेक्निकल डिफिकल्टी में फंस जाते थे। इसके बाद आई वो सुबह जिसने निकाला 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो 1922 का एक्ट था भाई साहब, जो 1922 का एक्ट था वो 1961 में बदला। अब आप ये पूछेंगे कि सर 1922 का एक्ट 1961, भाई साहब 1922 का एक्ट 1961 के अंदर में क्यों बदला? बदला इसलिए क्योंकि 1922 के अंदर में ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा था। वो तो था ही कहां, वो तो जा चुके थे, हमने निकाल चुके थे। अब हमारा देश, हमारा राज्य, नया देश, नया कानून, नया गढ़ी, नया राज, बस काम खत्म। 1961 में हमने नए लॉ को लेके आ गया, क्योंकि अब हमें इंडियन पार्लियामेंट वर्ड चाहिए था, ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड को खत्म करना था। तो 1961 के अंदर में 1922 के एक्ट को अमेंड किया गया।
राइट और हमने हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 पाया। तो वो कहते हैं ना कि खुद को खोकर तुझको पाया, बस इस तरह से हमें इनकम टैक्स मिल पाया। सो वापस से देखना मालिक, हमने वर्ड समझा इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन सर मजा तो तब आता है जब आप जीरो से पढ़ो। देखो अपन तो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज बच्चा जीरो से पढ़ता है मालिक। आपने फाउंडेशन में कितने भी लाए होंगे, भले ही रैंक के मार्क्स लाए होंगे, फर्स्ट डिस्टिंक्शन लाया होगा, लेकिन अपन एवरेज बच्चे भाई, पढ़ाएंगे भी बिल्कुल वैसे ही। सो 1857 में पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इंडिपेंडेंस की वॉर के लिए जब राजस्व की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमसे ही टैक्स वसूला गया 1860 में। लॉर्ड जेम्स विल्सन, भाई साहब कौन? लॉर्ड जेम्स विल्सन, यस। अच्छा जी सर, इसके बाद रशिया से फाइट हुई तो 1886 में लॉर्ड डफलिन ने फिर से इनकम टैक्स लेकर के आया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके तहत पावर्स को डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट्स के बीच में, कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर स्टेट को दिए। फिर 1922 में पहली बार एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1922। इसके बाद 1924 में टैक्सेस को हैंडल करने के लिए एक बॉडी बना दी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यस। 1947 में विभाजन के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला और इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1961 के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि 1961 का लॉ हम 2021-22 में क्यों पढ़े जा रहे हैं? सवाल का जवाब जरा इंपॉर्टेंस रखिएगा। सो हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961 एंड 1962 में लेके आए हम लोग इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो इस बात को जरा दिमाग में रखिएगा। एक सवाल आज आपके लेक्चर में छोड़ रहा हूं, एक्ट 1961 रूल्स 1962, ऐसा क्यों? आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ रहा हूं, एक्ट 1961 रूल्स 1962, ऐसा क्यों? यह सवाल आपके दिमाग में छोड़ रहा हूं, जवाब मिलेगा या तो आज या तो कल मिल जाएगा, बस पहले हिस्ट्री समझ लीजिए। तो आज जाना अपने दोस्त को पूछना, क्या पहली बार 1961 में एक्ट बना था? नहीं, पहली बार एक्ट बना था 1922 के अंदर में, जिसे एक्ट का फॉर्म रखा जाता है प्रॉपर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। इसके बाद 1961 में हमने लेके आया। क्यों लेकर के आया? क्योंकि कई जगह पे ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड लिखा था जो हमें नहीं चाहिए था, इसके लिए हम लोगों ने वापस से अपना एक एक्ट बनाया। एक्ट बना 1961 में पर रूल्स बने 1962 में, ऐसा क्यों? यह सवाल हमारे लिए पेंडिंग है, राइट? सभी बच्चे फटाफट बता दो मालिक, मजा आ रहा है कि नहीं? प्रभु मजा आ रहा है कि नहीं? हां या ना? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? सो ये बना आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कि भैया अगर ये आया है, कहां से आया है, कैसे आया है और क्या वर्ड है। इसमें से जो जो चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए। इस लेक्चर के दौरान, डीटी के लेक्चर के दौरान आपको तीन चीजें होगी। डीटी के लेक्चर के दौरान आपको तीन चीजें लगेगी। पहला, आपको 400 पेजेस का रजिस्टर लगेगा। प्रभु ध्यान से सुनना, 400 पेजेस का एक रजिस्टर लगने वाला है, मल्टी कलर पेन लगने वाला है और कैलकुलेटर लगने वाला है एंड हाइलाइटर लगने वाला है। ये चार चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, ये चार चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। यस प्रभु, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री होने के बाद सर ये जो टैक्स लगाया गया, ये जो टैक्स लगाया गया 1961 में, क्या इसके कोई और भी ऑब्जेक्टिव थे? क्या इसके कोई और भी ऑब्जेक्टिव थे? पूछो ना, क्या और भी ऑब्जेक्टिव थे? अरे पूछो पूछो, क्या और भी ऑब्जेक्टिव थे? मतलब 1922 से 1961 में क्या अलग था? पूछो क्या अलग था? अरे जरा पूछो क्या अलग था? ऐसे नहीं यार, तुमको पूछना पड़ेगा क्या अलग था सर। पूछो सर क्या अलग था, मैं बताता हूं। इनकम टैक्स वॉज ब्रॉट ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। इनकम टैक्स वॉज ब्रॉट ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है?
1922 का एक्ट और 1961 के एक्ट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रोग्रेसिव बेसिस पे लाया गया। अब आप पूछोगे कि सर ये प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है? हाँ, आप पूछा ना तुमने सही सवाल, सर क्या अलग था, ये प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है? मैं बताऊंगा, बड़े डिटेल में बताऊंगा। और जो चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब ये आपको एमसीक्यू बोल के आ सकती है या आपको क्वेश्चन बोल के आ सकता है। अब ये प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है? पूरा इनकम टैक्स आज भी प्रोग्रेसिव बेसिस पे है। मन में विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों के निर्माण खड़े हो जाएंगे, सर ये प्रोग्रेसिव बेसिस क्या होता है? प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब होता है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। सर मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। अरे क्या, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी प्रभु, आपने ज्यादा कमाया आप ज्यादा दोगे, आपने ज्यादा कमाया आप ज्यादा दोगे। आज पप्पा को जाके पूछना, पप्पा हम अपनी पूरी इनकम क्यों नहीं दिखाते इनकम टैक्स को? पप्पा बोलेंगे पहली बात बेटा अपने काम से काम रख। नहीं पप्पा, आज मेरे को जानना है, आपकी इनकम तो ज्यादा होती है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ पप्पा, आप इतना ही क्यों दिखाते हो? बोलेंगे बेटा तूने जो कपड़े पहने हैं ना ये उसी कारण आ रहे हैं, तो बिल्कुल चुप बैठने का, ऐसी बातें नहीं करने की। समझ में आई बात? ऐसी बातें नहीं करने की। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है समझ गया। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, प्रभु ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, चलो सपोज मैं आपको ऐसा कह सकता हूं क्या, अभी विनोद सर, जय सर, दर्शन सर या विशाल सर, इनकी इनकम ज्यादा है और अपनी इनकम इनसे कम है, बराबर है, तो क्या ये ज्यादा टैक्स पे करते होंगे? ऑब्वियसली यस। क्या विजय कम टैक्स पे करता होगा? इट हैज टू। आप बात समझ रहे हो? इट हैज टू। तो जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा देगा, जो कम कमा रहा है वो कम देगा। बात समझ में आई? बस इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव बेसिस। अच्छा तो आज हमें 4 वर्ड पढ़ने हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए सबसे पहले एक वर्ड को तोड़ते हैं, एक्ट। इस वर्ड को आज पूरी तोड़ताड़ करेंगे। देखिए मैं इस अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं समझता और मैं जीरो से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले होता है एक्ट, ये एक वर्ड आपने सुना होगा। दूसरा होता है सेक्शन, बराबर। एक्ट और सेक्शन। पहले समझते हैं व्हाट इज एन एक्ट। एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? एक्ट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ। एक्ट क्या कंटेन करता है? एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ। जब भी हम कहते हैं कि भैया ये एक्ट है, तो एक्ट है मतलब क्या है? एक्ट के अंदर में पूरा लॉ लिखा हुआ है। एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ। अच्छा जी सर, कोई रफ आइडिया, चलिए कमेंट सेक्शन में वापस आइए, कोई रफ आइडिया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कितने सेक्शंस होंगे? कोई रफ आइडिया, बिल्कुल रफ आइडिया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन होंगे प्रभु? एनीवन? एकदम रफ आइडिया चाहिए प्रभु, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन हो सकते हैं? चलिए यहां पे कई लोगों ने मतलब इसके पहले का सेशन अटेंड किया हुआ है, तो कुछ जवाब तो मेरे पास आ रहे हैं। 758, 400, 200, 400 से 500, 65, 500 प्लस, 300 प्लस। बहुत बढ़िया, बढ़ चढ़ के बोरी लगाइए। 298, 150, 700 प्लस। बहुत सही सर, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही है सर। 450 प्लस सर, बढ़ चढ़ के बोरी लगाइए। 451, 555 सर, 555 सर। क्या बात, क्या बात है, मतलब फ्लड आ गए जीवन में यहां पे। 8000 भाई साहब, फुल रिस्पेक्ट। 8000 वाले को फुल रिस्पेक्ट सर जी, मतलब जिन्ना ही मत छोड़ तुम हमारे को, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, और ये प्रोविजन जो दी जाती है ये सेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। जो प्रोविजन दी जाती है ये सेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। तो व्हाट इज सेक्शन? सेक्शन
contains the law. Section actually contains the law. There are 298 sections in Income Tax Act. ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा प्रभु। 298 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, लेकिन मैं आपको अभी से कह दूं ये सिर्फ बताने के लिए 298 सेक्शन। एक दिन बैठ करके मैं जब खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, एक दिन बैठ करके मैंने पढ़ना चालू किया कि यार ये सच में 298 सेक्शन है क्या? प्रिसाइजली 758 सेक्शन बने, प्रिसाइजली 758 सेक्शन बने। ये कहने के लिए 298 है, आप जब लेक्चर में मेरे साथ होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 298 नहीं है, ये मोर देन 298 है। प्रिसाइजली 758 सेक्शन है। हालांकि जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, 298 सेक्शन, 298 सेक्शन। यस, सो एक्ट जो होता है, एक्ट सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है। एक्ट जो होता है ये डिवाइड होता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर में। कितने सेक्शंस होते हैं? इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 298 सेक्शंस है। यस, अच्छा, सो व्हाट इज एक्चुअली सेक्शन? सेक्शन इज सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ एन एक्ट। एक एक्ट का सिस्टमैटिक डिवीजन, उसको हम सेक्शन कहते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए, हमारे घर में एक अलमीरा होती है, शर्ट रखने के लिए अलग जगह, पैंट रखने के लिए अलग जगह, ज्वेलरी एंड अदर एक्सेसरीज रखने के लिए अलग जगह। बस बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक्ट आपके सामने रख दिया जाता और आपको बोलते ढूंढो, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता। आपकी बचपन से किताबें देखिए, कोई भी किताब को चैप्टर वाइज डिवाइड किया जाता है और उस चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। बस ठीक उसी तरीके से एक्ट को भी डिवाइड किया जाता है। एक्ट को चैप्टर्स में बांटा जाता है और चैप्टर्स को सेक्शन में बांटा जाता है, ताकि इजीली आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें, इजीली आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। यस, अच्छा जी सर एक और सवाल है मेरे पास जीवन में एक और सवाल है। एक्ट हो गया, सेक्शन हो गया, पर सर यह बात बताइए कि सेक्शन को रीड कैसे किया जाता होगा? सपोज 222A3, कोई प्लीज मुझे बताए मैं इसे रीड कैसे करूं? ठीक है, अपन तो एवरेज बच्चे, अपन तो 0 से चालू कर रहे हैं। मुझे यह बताइए कि मैं इसे रीड कैसे करूं, हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग। नो डाउट आपने 100 मार्क का लॉ पढ़ा है, मुझे रीड करना सिखाइए। तो यहां पे अमीर, प्रथम, रमेश, 3 लोगों ने जवाब दिया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए सब क्लॉज 3। क्या इसे ऐसे ही रीड किया जाता है? इशिका और साक्षी ने कहा सर क्लॉज और सब क्लॉज। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं आपको। इसको ठीक इसी तरीके से रीड किया जाता है। सबसे पहले आप रीड करते हो सेक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में SEC भी लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है सब सेक्शन, लिखते जाइएगा भाई साहब सब कुछ। फिर आता है क्लॉज और फिर आता है सब क्लॉज। कैसे रीड करते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए सब क्लॉज 3, इस तरीके से इसे रीड किया जाता है। सेक्शन 2, सो आप सभी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए सब क्लॉज 3, लिखते जाइएगा। आज का कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा। क्या होता है, जब तक हमारे बेसिक्स नहीं है तब तक के हम क्लियर नहीं हो सकते, और अपने को 0 से पढ़ने का, अपन एवरेज बच्चे 0 से पढ़ने का अपने को। सो एक्ट, सेक्शन को इस तरीके से पढ़ा जाता है। जब आप सेक्शन पढ़ते हो मेरे भाई, जब आप सेक्शन पढ़ते हो तो वहां पे आपको मिलता है प्रोविजो और प्रोवाइडेड दैट। ये 2 वर्ड आपको जरूर मिलेंगे जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे। जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे या एक्ट पढ़ोगे तो प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट वर्ड मिलता है। तो ये प्रोविजो और प्रोवाइडेड दैट वर्ड क्या होता है? मैं आज आपको इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स कैसे पढ़ना है ये पढ़ा रहा हूं। सो प्रोविजो और प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? प्रभु, अरे मैं बैठा हूं साहब, बिल्कुल टेंशन मत ले। इसका मतलब होता है एक्सेप्शन टू सेक्शन, एक्सेप्शन टू सेक्शन। अब इसे आसान भाषा में समझाता हूं। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन
प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी। क्या मतलब समझे हम इसका? इसका मीनिंग हमें कुछ इस तरह से समझना है कि जो एक्ट है ये सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो वर्ड है ना प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब कि एक्ट सभी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कंपनीज। एक्ट सभी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कंपनीज। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, सर ये बेर एक्ट क्या होता है? मैं अभी बता दूं। बेर एक्ट का मतलब होता है एक्चुअल एक्ट, और जब नोट्स बनाए जाते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, तो उसमें बेर एक्ट की लैंग्वेज होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है। आप फाइनल में समझेंगे मेरे साथ। यस, चलो। सो प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट, ये वर्ड क्लियर हो गया मालिक? सो जहां पे भी आपको प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट वर्ड मिल जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक्सेप्शन है सेक्शन को। ये सेक्शन को क्या है प्रभु? एक्सेप्शन है। तो जब आप एक्ट पढ़ते हो, एक्ट में सेक्शंस होते हैं। सेक्शन मतलब क्या होता है? हम और डीप में चले गए और तोड़ दिया और अंदर चले गए। जब हमने देखा कि सेक्शन पढ़ते वक्त एक और वर्ड मिलेगा प्रोविजो, हम और घुस गए अंदर कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो हमें आगे जाके पता चला दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन। ठीक है सर। इसके आगे जब आप एक्ट पढ़ोगे तो एक और चीज मिलेगी और वो होगा एक्सप्लेनेशन। क्या होगा प्रभु? एक्सप्लेनेशन। कई बार कई गलती कर देते हैं जीवन में, खैर अब तो थोड़ी ज्यादा करते हैं जो घर पे पता नहीं चलती है ना। तो अब कई बार हमारी गलती अगर घर पे पकड़ी गई तो क्या बोलते हैं? जवाब दे मुझे, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब कानून बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर चीज का क्या मीनिंग होगा ये एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है। आप इसे अलग शब्दों में डेफिनेशन समझिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन में एक बड़ा फर्क होता है। डेफिनेशन जो होती है ये पूरे एक्ट के लिए कॉमन होती है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। डेफिनेशन जो होती है ये पूरे एक्ट के लिए कॉमन होती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है ये पर्टिकुलरली उसी सेक्शन के लिए होता है। जो एक्सप्लेनेशन होता है ये पर्टिकुलरली उसी सेक्शन के लिए होता है। सो सपोज कर लेते हैं सेक्शन 5 का अगर कोई एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एप्लीकेबल होगा सेक्शन 5 पे ही, अनलेस उसे 6, 7 या 8 पे डाला जाए, वो उसी सेक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। सो एक्सप्लेनेशन इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन related to a particular section। ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होगी, अनलेस कुछ और बोला जाए। एक सवाल आपके मन में बहुत जोर से बैठा होगा, बहुत जोर से अंदर से आ रहा होगा, सर क्या मुझे सेक्शन नंबर लर्न करना है? जवाब मिल जाएगा आगे, टेंशन मत लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको लेक्चर में मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऑब्वियसली हम पहली बार नहीं ले रहे हैं। डन। सो एक्सप्लेनेशन। तो जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं हमें 4 चीजें मिलेगी। चलो मेरा बच्चा फटाफट बताएगा, हमें 4 वर्ड पढ़ने दे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, हम ढूंढ गए निकल गए एक्ट मतलब क्या होता है। सो एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, राइट। सेक्शन को खोद खाद कर दिया हम लोगों ने। सेक्शन कितने हैं इनकम टैक्स में? 298। रीड कैसे किया जाता है हमने वो समझ लिया। जब आप सेक्शन रीड करोगे तो एक वर्ड मिलेगा प्रोवाइडेड या प्रोविजो, इसका मतलब होता है एक्सेप्शन टू पर्टिकुलर सेक्शन। फिर होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई चीज। तो जब आप एक्ट रीड करोगे या मेरे साथ लॉ रीड करोगे तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज अ बेसिक थिंग। अच्छा सर अब मैं आपसे बहुत जोर से एक सवाल पूछने वाला हूं। बहुत जोर से सवाल आया मेरे को, बहुत जोर से सवाल आया मालिक। पता है मैं ना जय सर से मिला, मैं दर्शन सर से मिला। हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे, जय सर दर्शन सर। तो इन्होंने मुझे कहा, बोले विजय एक्ट और रूल्स तो सेम होते हैं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, एक्ट और रूल्स सेम होते हैं? मैंने कहा हाँ दर्शन सर एक्ट और रूल्स तो सेम ही होते हैं। जय सर हाँ भाई ये तो सेम ही होते हैं। तुम क्या कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चों से पूछो, अभी बताएं। नहीं मेरे बच्चों से पूछो, एक्ट और रूल्स सेम होते हैं, पूछ लो आप अभी। मतलब कैसी बात कर रहे हो यार, अकाउंट्स और लॉ तुम यार दर्शन सर तुम
अरे एक ही होते हैं, मैं बता रहा हूं। क्या एक्ट और रूल्स एक ही होता है? जवाब आपसे चाहिए और कमेंट बॉक्स में चाहिए, वो भी स्पीड में। कैसे बेटा? स्पीड में। देखो मेरा बच्चा भी कह रहा है नहीं होता सर। अरे एक्ट और रूल्स तो एक होते हैं ना, क्या तकलीफ है यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? एक्ट और रूल्स एक ना होता, अलग अलग होते हैं। अरे भाई सभी लोग कह रहे हैं नहीं सर, एक्ट और रूल्स अलग अलग होते हैं। बताओ, तीर्थ, गुरप्रीत, साहिल, सुयश, कवित सब बोल रहे हैं नहीं सर नहीं। मैं भी यही कह रहा था इन दो व्यक्तियों को, पर ये दो व्यक्ति सुने जब तो। इधर रविंद्र, गोपाल, नैना, अनुज सब बोल रहे नहीं सर एक्ट और रूल्स एक नहीं होते। अच्छा तो अब तो बताना पड़ेगा मेरे को डिफरेंस क्या है जीवन में। अब तो मेरे को जीवन में डिफरेंस बताना पड़ेगा। चलो आओ इधर डिफरेंस सुनो। क्या एक्ट और रूल्स एक होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। एक्ट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ सेक्शन। एक्ट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ। एक्ट के अंदर सेक्शन होता है और उसके अंदर में लॉ का पूरा प्रोविजन लिखा होता है, पूरा कानून लिखा हुआ होता है। रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। हालांकि कई बार रूल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर देता है या लॉ को भी डिफाइन कर देता है। हालांकि मोटे मोटी तौर पे एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ और रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मेरे जैसे आम बच्चों के लिए आसानी से समझने का पॉइंट, एक्ट के अंदर में लिखा है रिटर्न भरना है। आपकी अगर इनकम टैक्स हुई है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर आपकी इनकम टैक्स हुई है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट, अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो कब भरना है, कहां भरना है, कौन से फॉर्म में भरना है, कब तक भरना है, किसे भरने की जिम्मेदारी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में देने हैं, कहां से आएगी, कहां को जाएगी, ये सारी बातें रूल्स में लिखी होती है। तो एक्ट ने बस इतना लिख दिया कि किसी व्यक्ति की इनकम है और इनकम इस लिमिट से ऊपर है तो उसे रिटर्न भरना है। लेकिन रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर के भरना है, कितने टाइम लिमिट के अंदर में भर देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ साथ में अटैच करने हैं, ऐसी सारी अन्य इंफॉर्मेशन रूल्स में लिखी होती है। तो अब मैं मेरे बच्चे से पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे बच्चे सिर्फ एक्ट पढ़ के तेरे को क्या कानून समझ में आ जाएगा? क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के तेरे को लॉ समझ में आ जाएगा? हां या हां? जल्दी से बोलो हां या हां। क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के तेरे को समझ में आ जाएगा कि तुझे साथ साथ में रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात कि तुम्हें सिर्फ एक्ट पढ़ के कुछ नहीं समझ में आ सकता, तुम्हें साथ साथ में रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इसे साथ साथ चलना होगा, राइट? यानी एक्ट तो पढ़ना ही होगा, रूल्स भी साथ साथ में पढ़ने होंगे। लेकिन एक सवाल अब भी जारी है, एक्ट 1961 में आया था और रूल्स 1962 में आया था, ऐसा क्यों? यह सवाल आज भी पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि यह सवाल का जवाब क्या है। एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? यह सवाल अपने पास पेंडिंग है। हमें अभी सिर्फ मीनिंग समझ में आ गया, एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होता है। क्लियर है प्रभु? अच्छा सर, ओके, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सर दो वर्ड हमने और पढ़े हैं, एक होता है नोटिफिकेशन, सब लिखते जाना, एक होता है नोटिफिकेशन, दूसरा होता है सर्कुलर। यह भी सुना होगा कभी, नोटिफिकेशन आया है, सर्कुलर आया है। तो इनकम टैक्स में नोटिफिकेशन और सर्कुलर भी आते हैं। कोई प्लीज मुझे बताए। देखो मैं तो कहता हूं नोटिफिकेशन और सर्कुलर एक होता है। मैं अभी कैसा, मैं विनोद सर से मिला, ठीक है, मैं विनोद सर को जाकर के बोला, मतलब सर आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर पता है? विनोद सर बोले एक ही रहता ना, उसमें अलग अलग क्या है? एक ही रहता ना। अभी नोटिफिकेशन और सर्कुलर तो एक ही है ना, ऐसा अलग अलग है क्या कुछ उसमें? मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो सर, नोटिफिकेशन सर्कुलर एक नहीं है सर, अलग अलग है। अभी रहता होगा ना उसमें कुछ, मतलब वो सेम ही होगा ना, मतलब आता तो डिपार्टमेंट से ही होगा ना।
सर डिपार्टमेंट से ही आता है, बट नोटिफिकेशन सर अलग अलग होता है सर। तो क्या डिफरेंस है उसमें फिर? ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज है क्या? हाँ सर, चेंज तो है सर, चेंज तो है सर। सो प्लीज मुझे बताइए कि मतलब देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं, राइट? और ऐसे किसी भी टीचर का एक्टिंग का वीडियो अगर टीचर तक के पहुंचा, मैं बता रहा हूं, मैं तुम लोगों को बैंड बजा दूंगा, ठीक है? टीचर तक के पहुंचना नहीं चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, टीचर तक के पहुंचना नहीं चाहिए। सो द पॉइंट इज, नोटिफिकेशन इज अ लीगल अनाउंसमेंट। अच्छा, नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ चेंज है। अच्छा, और सर्कुलर का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। बात समझ में आ गई मुझे? बात समझ में आ गई मुझे? सो क्या क्या होता है ये, मतलब मुझे मीनिंग समझाइए। और बेटा मैं बता रहा हूं, तुम लोगों में से किसी ने भी ना ये वीडियो किसी भी टीचर तक पहुंचाया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, जल्दी से बताइए, नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है मालिक कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन लॉ और रूल्स। लॉ और रूल्स में कोई भी चेंज करना होगा, गवर्नमेंट क्या निकालती है? नोटिफिकेशन निकालती है। सबसे पहली बात, एक सवाल मेरे मन में बड़े जोर से आया है, प्लीज पूछने दो। बहुत जोर से आया, क्या है, मैं बड़ा डीप में बैठा हूं, तो मेरे को एक बात बताइए, कैसे समझता होगा किसी इनकम टैक्स के ऑफिसर को कि हमको ये चेंज करना है? मतलब सोचिए, क्या ऐसा हो रहा होगा, ऐसे सीबीडीटी के लोग मस्त सोए हुए होंगे, सीबीडीटी के लोग मस्त सोए हुए होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग मस्त सोए हुए होंगे, इतने में बदलाव की देवी आती होगी, बदलाव की देवी आके कहती होगी, हेलो सुनिए, हेलो सुनिए, उठिए, कल सुबह जब आप ऑफिस जाएंगे तो ये लॉ चेंज कर देना, ठीक है? अगली बार मैं बोलने नहीं आऊंगी, मुझे ये चेंज कल चाहिए। आ दो मैडम, कल सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लो मैम। ऐसा होता होगा? मतलब कैसे समझता होगा कि कुछ चेंज करना है? भाई देखो, अपना मोटो बड़ा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। जाना है तो डीप में जाएंगे, पढ़ो तो हद कर दो। कैसे समझता होगा कि भैया किसी को कोई इशू आया है और इस लॉ को हमें इस तरह से चेंज करना है? ऐसा होता होगा ना कि कोई पहुंच गया, भाई कैसे कैसे समझ में आया? हाँ, कुछ जगह पे यहां पे ये है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है। बदलाव की देवी, अरे बदलाव की देवी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कैसे नालायक लोग के साथ बैठा हूं मैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, इसके पीछे का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये जहां पे भी नोटिफिकेशन सर्कुलर लिखा होगा, सीधा आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, या जगह खाली होगी तो मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। लॉ, हाउ लॉ वर्क्स, जो देश का कानून है, इनकम टैक्स का कानून है, ये कैसे वर्क करता है, इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लॉ मेकर्स, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रिटर। 3 पार्ट में डिवाइड करो। जहां पे भी नोटिफिकेशन सर्कुलर लिखा होगा, इसके बिल्कुल आगे आइए, इसके बिल्कुल आगे आइए, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर एंड लॉ इंटरप्रिटर, ये 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। डन मालिक? चलो जी, नाउ अब लॉ मेकर्स सबसे पहले लॉ बनाते हैं, ठीक है? एक सवाल आप सभी लोगों से, लाइव बैच में होते तो शायद इसके लिए कैडबरी या 5 स्टार दे देता, अब अपन दूर बैठे हैं तो इसके लिए जल्दी से बताइए, हु मेक्स लॉ इन इंडिया?
जज बनाते होंगे, एडवोकेट्स बनाते होंगे। कानून इंडिया में बनाता कौन है? एवरीबॉडी। हु मेक्स लॉ इन इंडिया? अभी पी लीजिए पानी, साथ साथ में पीते रहिएगा। सर कुछ ऐसे जानकार लोग हैं, आईसीएआई, आईसीएमआई, आईसीएसआई, नहीं, ये लोग नहीं बनाते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भाई फुल रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट। सब पार्लियामेंट में मेक लॉ इन इंडिया। सर पार्लियामेंट, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। ये आदमी गलत फील्ड में है, इस आदमी को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सर गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिन जिन लोगों ने पार्लियामेंट जवाब दिया है, मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, डू दे मेक लॉ और डू दे पास द लॉ? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा पार्लियामेंट लॉ बनाता है, मैं पूछ रहा हूं पार्लियामेंट लॉ बनाता है या उसे पास करता है? डेफिनेटली पार्लियामेंट उसे पास करता है, वो लॉ बनाता नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो पास हो जाता है, ये माना जाता है कि लॉ बन गया। सो इंडिया में लॉ कौन बनाता है? भाई साहब इंडिया में लॉ कौन बनाता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे बनाते हैं MOLJ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ बनाती है, और इसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉ बन रहा है वो भी मिनिस्ट्री साथ में आती है। सो अगर मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेक्स लॉ ऑफ टैक्स, तो कौन जुड़ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये बता रही है कि कहीं हम इनकम टैक्स में ऐसा कानून ना बना दे कि वो दूसरे एक्ट को रिपरकट कर दे, राइट? सो दो जन मिलते हैं, MOLJ एंड MOF, MOLJ एंड MOF, राइट? सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर के क्या करेगी बेटा? एक लॉ बनाएगी। अब क्या होगा बेटा? MOLJ और जैसे ये लॉ बनाते तो क्या लॉ ऐसे ही बन जाता है, या आपने फाउंडेशन में कोई प्रोसेस सुनी है? क्या लॉ ऐसे ही बन जाता है या फाउंडेशन में आपने कोई प्रोसेस सुनी है? क्या होता है जरा बताइए मालिक। वो पहले वो होता है, फिर वो बोथ हाउसेज ऑफ वो में जाता है, फिर वो उसको वो मिलता है, और फिर वो होता है। कुछ प्रोसेस सुनिए ना। हाँ कोई प्रोसेस है, चलो मुझे बताओ जल्दी से, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या बनता है? एक बिल बनता है जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट लॉ। सबसे पहले बिल बनाया जाता है। बिल मतलब क्या? बिल का मतलब यह होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज जो हमें चेंज करनी है, इसका एक ड्राफ्ट कॉपी बनाया जाता है। यह ड्राफ्ट कॉपी मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज, CA, CMA इंस्टीट्यूट, कई स्टेक होल्डर और कंपनीज, बड़ी कंपनीज को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। इनके सजेशंस लिए जाते हैं। इन सजेशंस को एप्रोप्रिएटली, समझदारी के साथ इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक फाइनल कॉपी बनाई जाती है। जो पहले बनाया जाता है बिल, इसको व्हाइट शीट कहा जाता है। इसके बाद सजेशन लेने के बाद इसे पिंक शीट कहा जाता है। जब एक बार सारे सजेशंस कंप्लीट हो गए, इसके बाद इसे पिंक शीट में डाल दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से ही इसे पिंक शीट कहा जाता है, क्योंकि ये पिंक कलर के पेपर पे प्रिंट किया जाता था। खैर आज ऐसा कुछ नहीं होता, पर नाम वही चल रहा है। बिल बनाने के बाद ये कहा जाता था प्रभु? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहां जाता है मालिक? ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। डू पार्लियामेंट मेक द लॉ? आंसर इज नो, दे पास द लॉ, दे पास द लॉ। थोड़ी देर बाद ये भी समझ में आएगा। बिल बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता था, इसके बाद में प्रेसिडेंट असेंट मिलता था। क्या मिलता था? प्रेसिडेंट असेंट मिलता था। एंड द मोमेंट प्रेसिडेंट असेंट मिला, ये क्या बन जाता था? एक्ट बन जाता था। सो सबसे पहले
सबसे पहले ड्राफ्ट में पहले व्हाइट शीट सारे स्टेक होल्डर को दिया, उनसे ओपिनियन मंगाया। पिंक शीट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता था अप्रूव हो करके, और वहां से क्या होता था मालिक, वहां से हम पहुंच जाते थे प्रेसिडेंट असेंट मिलने पे ये क्या बन जाता था, एक्ट बन जाता था। सो दिस इज हाउ लॉ मेकर्स मेक द लॉ। अब तक आपने फाउंडेशन में बिल से सुना था, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस यहां से चालू होती है, एक्चुअल प्रोसेस यहां से चालू होती है। ये डन है प्रभु? बढ़ते हैं आगे। इसके आगे कुछ और सवाल आपके मन में आ सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है, वो हो सकता है? वेट कीजिए, आगे पूरे जवाब मिलेंगे। मैं आपको जब अभी थोड़ी देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चालू करूंगा तब आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। अब लॉ इंप्लीमेंटर्स क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या हुआ था पहले ये समझिए। हिस्ट्री में मैं वापस जाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। जैसा कि आपको पता है 1924 के अंदर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना था। हिस्ट्री में वापस आ रहा हूं, एवरीबॉडी कम ऑन, एवरीबॉडी ध्यान देना बेटा। मैं 1961 में एक्ट बन गया था, लेकिन उसके पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन चुका था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 में बन चुका था। अब क्या हुआ बेटा? लॉ इंप्लीमेंटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं जरा ये देखना। जब 1924 के अंदर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना, टैक्स कलेक्शन की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, क्योंकि हमारा देश बढ़ रहा था। जब हमारा देश बढ़ रहा था तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वापस हिस्ट्री में जाइए, इसे एरो कीजिए, एरो करके 1964 ऐड कीजिए, यहां पे 1964 ऐड कीजिए। 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को कलेक्ट किया करता था। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अलग किया गया, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स, लॉ और पोजीशन बिल्कुल अलग अलग थी। तो इसी के लिए 1964 के अंदर में हमने दो डिपार्टमेंट बना दिए। इसे एक को नाम दिया गया सीबीडीटी और दूसरे को नाम दिया गया सीबीआईसी। जो पहले सीबीईसी हुआ करता था, अब सीबीआईसी हो चुका है। तो 1964 के अंदर में हमने डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो पार्ट में तोड़ दिया। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा भार सीबीडीटी को दिया और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा भार सीबीआईसी को दे दिया, और इनको बोला कि अब आप लॉ इंप्लीमेंटर है। इनको क्या कहा गया कि अब आप लॉ इंप्लीमेंटर है, लॉ बनाने वालों ने बना दिया, अब इसको गवर्न करना, एडमिनिस्टर करना और प्रॉपर प्रोसेस में चलाना ये आपकी जिम्मेदारी। मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई। कानून बनाने वालों ने कानून बना दिया, अब इस कानून को चलाने के लिए रूल्स निकालने के लिए बनाया सीबीडीटी और सीबीआईसी को। कब हुआ था ये? 1964 में हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट आने के बाद। अब इसे जरा मैं यहां से जोड़ दूं। लॉ इंप्लीमेंटर ये कौन है? सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हु इंप्लीमेंट द लॉ। दो लोग हैं साहब इसके अंदर में, व्हेन इट स्पेसिफिकली कम टू टैक्स, सीबीडीटी नाउ सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा पार्ट सीबीडीटी हैंडल करता है और आईडीटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा पार्ट सीबीआईसी हैंडल करता है। अब आप ये पूछोगे कि सर सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और याद रखना ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, और याद रखना प्रभु ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। तो लॉ बनाने वालों ने बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने 1964 के अंदर में डायरेक्ट टैक्सेस का भार और इनडायरेक्ट टैक्सेस का भार अलग अलग कर दिया।
डायरेक्ट एक्सेस की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी? सीबीडीटी को दे दी। इनडायरेक्ट एक्सेस की पूरी जिम्मेदारी सीबीआईसी को दे दी गई। सीबीडीटी का फुल फॉर्म बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, सीबीआईसी का फुल फॉर्म बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सेस एंड कस्टम। अच्छा, क्लियर है? डन प्रभु, आगे बढ़ते हैं। सो लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग कर दी। क्लियर है? अब लॉ इंप्लीमेंटर्स के ऊपर मेजर 3 जिम्मेदारी आई। पहला जिम्मेदारी टू मेक रूल्स। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रूल्स बनाते हैं। रूल्स बनाने का काम किसका? इन लोगों का। ये लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, पहला काम। रूल्स बनाने के बाद इशू करते हैं नोटिफिकेशन। क्या इशू करते हैं? नोटिफिकेशन। तीसरा काम, इशू करते हैं सर्कुलर। इशू करते हैं सर्कुलर। तो पहला, ये लोग रूल्स बनाते हैं। दूसरा, ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं। तीसरा, ये लोग सर्कुलर निकालते हैं। मतलब अगर आज आपसे कोई भी पूछता है, आज जाना अपने दोस्त को पूछना, बता नोटिफिकेशन कौन निकालता है और सर्कुलर कौन निकालता है, वो बोलेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता होगा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट निकालता होगा। उसको बोला झंडू दोनों भी एक ही जन निकालता है, दैट इज सीबीडीटी डायरेक्ट एक्सेस में, सीबीआईसी इनडायरेक्ट एक्सेस में। बात समझ में आई आपको? सो ये बात याद रख। उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, बोले भाई फुल रिस्पेक्ट, सही। सो रूल्स बनाने का काम, नोटिफिकेशन बनाने का काम और सर्कुलर बनाने का काम, तीनों ये करते हैं। जब इंप्लीमेंटेशन का काम इनको दिया हुआ है तो लॉजिकल बात है कि जब इंप्लीमेंटेशन होगा, अब यहां से प्रोसेस को समझिएगा जरा। लॉ मेकर ने अपना लॉ बना दिया, इधर सुन मेरे भाई, ओ शम्मी कपूर इधर सुन। लॉ मेकर ने अपना लॉ बना दिया। अब जब इंप्लीमेंटर इसे इंप्लीमेंट करने जाएगा तब उसको एक्चुअल डिफिकल्टी समझ में आएगी कि कहां कहां क्या क्या किस किस तरह की तकलीफ है। क्योंकि लॉ मेकर तो कहीं ऑफिस में बैठा था मस्त एसी के अंदर में, उसने अपना काम कर दिया कानून बना करके, लेकिन जब इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करने जाएगा तभी तो सही तकलीफ पता चलेगी कि कहां कहां क्या क्या तकलीफ आती है। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। देश में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आने के बाद, आधार का चलन बढ़ गया। मतलब 2014 के बाद आधार का चलन बढ़ गया और देश में कानून बन गया कि ऑलमोस्ट हर चीज के लिए आपको आधार देना होगा। चाहे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आप कोई गाड़ी ले रहे हो या सब कुछ कर रहे हो, तो आधार को कर दिया गया मैंडेटरी। 2018 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। 2018 गवर्नमेंट ने बोल दिया आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार कार्ड मैंडेटरी। अब यहां से एक नई तकलीफ शुरू हुई। जैसे ही बोल दिया आधार कार्ड मैंडेटरी, वैसे ही कई लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आए। पहले आया नॉन रेसिडेंट, इधर सुनिएगा, नॉन रेसिडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो नॉन रेसिडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आया, बोला सर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं इनकम टैक्स। हाँ पूछो पूछो, हक है आपका, पूछ सकते हो। आपने कहा आधार होना जरूरी है, पर हमारे पास आधार नहीं है, नॉन रेसिडेंट को आप आधार नहीं देंगे, सो क्या हम इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे ऐसा? बकवास ना कर, चपेट मारूंगा। इंडिया से इनकम कमाई, टैक्स तुझे देना होगा इंडिया में। हाउ? आपने हमें आधार इशू नहीं किया और आधार के बगैर हम लोग इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं भर पाएंगे। लॉ बनाने वाले, क्या तूने लॉ बनाया? उन्होंने लॉ बना दिया आधार जरूरी है रिटर्न के लिए, रिटर्न भरने के लिए आधार जरूरी है, रिटर्न भरने के लिए आधार जरूरी है। लेकिन मेरे भाई नॉन रेसिडेंट को तो आधार दे ही नहीं रहे, तो क्या वो रिटर्न नहीं भरे या उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना? दोनों में से कोई एक चीज होगी। आप बात समझ रहे हैं? आप बात समझ रहे हो मेरे प्रभु? अच्छा, जब आधार एक्ट लेकर के आया तो जम्मू कश्मीर, मेघालय और आसाम में इसके एक्सेप्शन दिए गए। मतलब यहां के लोगों को आधार स्पेसिफिकली अलॉट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टेट रिस्ट्रिक्शन।
बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टेट रिस्ट्रिक्शन। तो जम्मू कश्मीर की बच्चियां बड़ी सुंदर होती है। जरा समझिएगा, जम्मू कश्मीर से एक लड़की आई, वो कहती है हेलो सर, कैसे हैं आप सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अरे मैम आइए आइए, आप हमारे लिए सेब लेके आइए, जम्मू कश्मीर के सेब, मतलब नहीं मैं वो सब लेके आई हूँ, मुझे आपसे एक स्पेसिफिक सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम रिटर्न नहीं भरे या हमें इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया है? ए खूबसूरत लड़की, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप क्यों इनकम नहीं, क्या है, हमारे पास आधार नहीं है। एंड जब हमारे पास ऐसे आधार नहीं होता है तो आई फील वेरी लो। और आप बताइए, फिर हम आधार ही नहीं है तो रिटर्न कैसे भरें, क्योंकि आपने तो कानून बना दिया ना। सो इट इज लिटिल बैड। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, किसने आधार नहीं दिया? कौन है? आधार किसने नहीं दिया इनको? मैडम क्यों, मतलब क्या आपको आधार नहीं, क्यों, मतलब आई डोंट नो, मुझे आधार नहीं मिला। सो अब मैं क्या करूं, मैं रिटर्न नहीं भरूं या आप ही बताइए ना प्लीज। अरे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, लॉ मेकर, क्या लॉ है, किस तरह के कानून बनाया आपने? इतनी अच्छी महिला, हमारे इतने अच्छे परम मित्र, ये दोनों रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। कानून बनाने वाले, एक ऐसा कानून बनाया आपने। सर वो दीदी ने बोला कानून बनाना है, बना दिया, आधार जरूरी है रिटर्न के लिए। अब हमें क्या पता था ये भी सिचुएशन है। तीसरी चीज, जिनकी उम्र 80 प्लस है, ध्यान से सुनिए लॉ में तकलीफ क्या आती है। जिनकी उम्र 80 प्लस है, कैसे हंस रहे हो यार तुम लोग, कैसे हंसे जा रहे हो? जिनकी उम्र 80 प्लस है, इनको आधार लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको एक्सेप्शन दिया गया है। तो एक 80 प्लस वाले सिंपली मेरे एक रिस्पेक्टेड एक्टर को मैं यहां पे रखना चाहूंगा, रजनीकांत जी। मतलब मेरे को बड़े भयानक पसंद है रजनीकांत जी। हाय, क्या मेरे को रिटर्न भरने का जरूरत नहीं है? सर आप खुद कानून बना सकते हो सर, हाथ घुमा करके आपको, मतलब आपको रिटर्न, आपसे इनकम टैक्स है सर। अच्छा लगा मेरे को, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मैं 80 प्लस, मेरे को रिटर्न नहीं भरना है क्योंकि आधार जरूरी, मेरे पास आधार नहीं है, आगे बोलो। मेरे को आधार में एक्सेप्शन दिया है, आगे बोलो। सर मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं सर आपके सामने, आप बताओ सर क्या करना है सर? आप बोल दो कि कल डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा हो जाएगा सर। फालतू की बातें नहीं, हवा में उड़ा करके चिंगम जैसे खा लूंगा मैं तेरे को। ये बता मुझे रिटर्न भरना है कि नहीं? पॉइंट समझ रहे हो मालिक? ओ प्रभु पॉइंट समझ रहे हो? नॉन रेसिडेंट हो गए, ऐसे स्टेट हो गए जो एक्सेप्शन में थे, जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, जो 80 प्लस थे, और जो नॉन रेसिडेंट ही है, नॉन सिटीजन ही है। अब इन लोगों के पास तो आधार था ही नहीं, पर कानून की देवी, आप समझ रहे हैं ना कौन? हाँ वही दीदी, अपनी कानून की देवी, अपनी दीदी ने तो ये बोल दिया रिटर्न भरना है तो बनाना है। लॉ मेकर ने अपने लॉ बना दिए, लेकिन जब इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करने गया तो इन तीन खूबसूरत लोगों के बीच में फंस गया वो। यस, तीन खूबसूरत लोगों के बीच में फंस गया। और जब इनके बीच में फंस गया, बात समझना, जब इनके बीच में फंस गया तब उसको समझ में आया, लॉ बनाया तो सही, लेकिन लॉ बनाने में आ गई प्रॉब्लम। लॉ बनाया तो सही, पर लॉ बनाने में आ गई प्रॉब्लम। आता कराए चकाए। अब ऐसे केसेस में ये जो होते हैं ना, सीबीडीटी, सीबीआईसी, ये लाते हैं चेंज। अब समझ में आया? क्या नोटिफिकेशन कानून की देवी आती होगी और उनको बोलती होगी हेलो सुनो, कल मुझे ये चेंज चाहिए प्लीज। कानून की देवी आके इनको बोलती होगी? आंसर इज नो। कैसे पता चलता है? जब लॉ इंप्लीमेंटर लॉ इंप्लीमेंट कर देता है, लॉ मेकर लॉ बना देता है, लेकिन इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करने जाता है ना, तब उसको समझ में आता आई ला ये तो गलती हो गई। तब जाके निकलता है क्या? नोटिफिकेशन।
आज जाना और अपने दोस्त को समझाना कि नोटिफिकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और एग्जांपल भी देना आधार का कि भैया इस तरह से प्रॉब्लम अराइज होती है। जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन आता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि 135 करोड़ की जनता, जहां 1 मिनट के अंदर में मोर देन 60 बच्चे आ रहे हैं और मोर देन 10 लोग जा रहे हैं, इतने बड़े लोगों को कैसे बताया जाए, इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे बताया जाए? एक साथ बताने का तरीका है नोटिफिकेशन। तब तक ना ये ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा नहीं हुआ करता था, तो एक साथ इतने लोगों को बताने का एक ही तरीका था, नोटिफिकेशन। तो क्या किया जाता है? नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, और कानून में जहां जहां तकलीफें आई या समय के अनुसार इस कानून को बदला जाता है। तो आज जाना अपने दोस्त को बताना कि भाई नोटिफिकेशन निकालने के पीछे का ये तरीका होता है। उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, बोलेगा भाई फुल रिस्पेक्ट। बात समझ में आई? चलो मालिक। सो नोटिफिकेशन, इधर आइए, वापस इस पेज पे आइए जहां पे हमने नोटिफिकेशन निकाला था। व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन लॉ, चेंज इन रूल्स, कहीं पे भी उसके लिए क्या निकलेगा? नोटिफिकेशन। सर मुझे भी नोटिफिकेशन चाहिए, कहां मिलेगा? कहां मिलेगा बताता हूं। नोटिफिकेशन आपको दो जगह मिल सकता है। यू कैन गेट इट ऑन incometaxindia.gov.in और egadget.nic.in। नोटिफिकेशन दो जगह मिल सकता है, incometaxindia.gov.in और egadget.nic.in। ये दो जगह आपको मिल सकता है, ये दो जगह आपको मिल सकता है। बराबर है, यहां से मिलेगा। अच्छा मालिक, सर क्या नोटिफिकेशन हमें भी पढ़ने होते हैं? ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। सर क्या नोटिफिकेशन आपको भी पढ़ने हैं? ऑब्वियसली यस। तो सारे नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आपके एप्लीकेबल होंगे। जैसे अगर आपका मई जून 22 का अटेम्प्ट है तो आपको नवंबर 21 तक के ऑल नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल होंगे। सो अगर आपका मई जून 22 है तो नवंबर 21 तक के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सब आपको एप्लीकेबल है। यस, और इस बैच की खासियत ये होगी कि नवंबर तक के सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर में कवर हो जाएंगे, मतलब आपका सिलेबस का पूरा कवरेज रहेगा इसके अंदर में। एट द सेम टाइम अगर आपका नवंबर या दिसंबर 22 अटेम्प्ट है तो आपको मई 22 तक के सारे नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होंगे। ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम। तो आपका एग्जाम जब भी है इसके 6 महीने पहले तक के जितने नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी ये सारे आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, ये सारे आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। डन है प्रभु? ओके। कहां मिलेगा सर हमें? वेबसाइट मैंने पहले ही बता दी। अच्छा सर सपोज मेरे मन में एक बहुत जोर से सवाल आया, एक्ट में कुछ और लिखा है और सपोज नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है। एक्ट में कुछ और लिखा है, नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है, तो कौन जीतेगा, एक्ट या नोटिफिकेशन? एवरीबॉडी जल्दी से आपका जवाब चाहिए मेरे को। एक्ट में कुछ और लिखा है, नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है, जल्दी से बताइए क्या होगा? एक्ट जीतेगा कि नोटिफिकेशन जीतेगा? सभी लोग लिख रहे हैं यहां पे कि नहीं सर एक्ट जीतेगा, कुछ लिख रहे हैं सर नोटिफिकेशन जीतेगा। मैं तो कहता हूं एक्ट जीतेगा, नोटिफिकेशन क्यों जीतना है? नोटिफिकेशन जीतेगा। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन जीतेगा। कैसे यार? मेरे हिसाब से तो एक्ट जीतना चाहिए, नोटिफिकेशन कैसे जीतेगा?
ऐसा। मेरे सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन जीतेगा, हम पहले ही बता रहे हैं। नोटिफिकेशन प्रीसीड्स द एक्ट। सपोज अगर एक्ट में कुछ और लिखा और नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है तो नोटिफिकेशन जीतेगा। छोटा सा एग्जांपल, एक्ट में लिखा है रिटर्न भरने की डेट है 31 जुलाई, एक नोटिफिकेशन आता है ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई। आप रिसेंटली न्यूज में सुन रहे होंगे इनकम टैक्स की ये डेट एक्सटेंड हो गई, इनकम टैक्स की ये डेट एक्सटेंड हो गई। तो एक्ट में तो 31 जुलाई लिखा हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन लाके उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कौन जीता? नोटिफिकेशन। तो एक्ट और नोटिफिकेशन अगर दोनों भिड़ गए तो याद रखिएगा नोटिफिकेशन जीतेगा। कौन जीतेगा प्रभु? नोटिफिकेशन जीतेगा, क्योंकि वो चेंज ही ला रहा है जो एक्ट या रूल्स में है, तो नोटिफिकेशन जीतेगा। सो हमने नोटिफिकेशन को खोदना चालू किया। नोटिफिकेशन का मतलब होता है चेंज इन लॉ, ये दो जगह मिल सकता है। सारे नोटिफिकेशन जो 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम होंगे ये आपको एप्लीकेबल होंगे। नोटिफिकेशन और एक्ट कभी भिड़ गए, दोनों अलग अलग बातें करने लग गए, तो नोटिफिकेशन पे चले जाना, नोटिफिकेशन जो कह रहा है। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर। सर कौन इसे इशू करता है? अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, इशूड बाय सीबीडीटी। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है प्रभु? सीबीडीटी इशू करता है। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है मालिक? सीबीडीटी इशू करता है। आहो डन है जी। चलो अब सर्कुलर क्या होता है, वापस से आ जाओ इस पेज में। सर्कुलर कौन निकालता है? हमने देखा लॉ इंप्लीमेंटर सर्कुलर निकालता है, लेकिन सर्कुलर निकाला क्यों जाता है? पहले आपसे जानना चाहूंगा आप क्या समझते हैं सर्कुलर के बारे में। व्हाट इज सर्कुलर? व्हाट इज सर्कुलर? बस ये कंसेप्ट बता दो, फिर आपको मस्त एक ब्रेक दूंगा मैं। पर पहले ये बताओ सर्कुलर क्या होता है। चलो चलो कमॉन कमॉन कमॉन, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को सर्कुलर क्या होता है, फिर एक मस्त ब्रेक देंगे तुमको मैं तो कहता हूं नोटिफिकेशन और सर्कुलर दोनों एक है, बोलो हां। नोटिफिकेशन और सर्कुलर दोनों एक है, बोलो हां या हां, हां या हां। हां, तो सारे महान बच्चे यहां पे लिख रहे हैं सर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। सो अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर करते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ये डाउट किसको? असेसी को या डिपार्टमेंट को? ये डाउट किसको? असेसी को या डिपार्टमेंट को? किसको क्लियर करते हैं ये डाउट? नहीं क्या अपन तो एवरेज बच्चे, अपने को तो पहला सवाल है अपन तो पूछ लिए भैया डायरेक्ट। किसका किसका डाउट क्लियर करते हैं प्रभु ये? असेसी का या डिपार्टमेंट का? लोग, कई लोग लिख रहे हैं असेसी, कई लोग लिख रहे हैं डिपार्टमेंट। में क्या करूं? किसकी बात सुनूं? मैं तो कंफ्यूज हो गया ना दादा जीवन में। डिपार्टमेंट का। आइए इसके पीछे का पहले मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी समझा देता हूं, ये वर्क कैसे करता है। इस पेज पे वापस आइए और जरा ध्यान से सुनिए। देखो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि हमने कानून बनाने वाले ने तो कानून बना दिया। अब प्रॉब्लम समझना, इंडिया के मैप को इमेजिन करते हुए इमेजिन करना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लेह। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। कानून बनाने वाले ने तो कानून बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है मुंबई में जो ऑफिसर बैठा है एओ, इसके आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को हम एओ कहेंगे। एओ का फुल फॉर्म होता है असेसिंग ऑफिसर। तो जब भी मैंने कहा एओ, एओ का मतलब आपको समझना है असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर।
ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर। तो ऐसा हो सकता है कानून बनाने वाले ने कानून बना दिया, मुंबई में बैठे वाला कुछ और अज्यूम कर रहा है, दिल्ली में बैठे वाला कुछ और अज्यूम कर रहा है, कोलकाता में बैठे वाला कुछ और अज्यूम कर रहा है, और चेन्नई में बैठे वाला कुछ और अज्यूम कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है दैट दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द ऑफिसर हु इज सिटिंग इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज लॉ मेकर ने यहां पे एक लॉ लिखा है दैट दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल टू कंपनी, बस इतना लिख करके छोड़ दिया। मुंबई वाला जो ऑफिसर था कंपनी को बोलता है कि ये इंडियन कंपनी भी है और फॉरेन कंपनी भी है। दिल्ली वाला बोलता है नहीं, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज को है, फॉरेन कंपनीज को नहीं है। चेन्नई में एक ऑफिसर बैठा है, वो बोलता है कि भैया वो छोड़ो, तुम इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज ये मैटर ही नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ये ओपीसी के लिए नहीं है। चेन्नई में बैठा है, वो बोलता है इंडियन कंपनी को भी एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी तीनों को एप्लीकेबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब हुआ क्या, जरा इमेजिन करना, हुआ क्या जरा इमेजिन करना, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको एक जरा से ड्रामे के साथ बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा, जरा ध्यान से सुनना। मेरा पेट दर्द कर रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बजा के बोला डॉक्टर बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब, बहुत जोर से पेट दर्द। डॉक्टर ने बोला हाँ चल चल एक मिनट, पेट दिखा, पेट दिखा, इधर पेट दिखा। कुछ नहीं कुछ नहीं, गैस है, जा गैस है। फिर भी मेरा पेट दर्द कर रहा था, मैं दूसरे के पास गया, मेरा डॉक्टर बहुत जोर से पेट दर्द, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है। उसने कहा क्यों इतना आड़ा टेढ़ा खाते हो, कुछ तो लिहाज करो देश का, है ना? कुछ नहीं, एसिडिटी हुई है, जाओ। मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे डॉक्टर बहुत जोर से, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला हाँ लिवर में ना सूजन आ गई है, दवाई लिख के देता हूं, चले जाना। चौथे डॉक्टर के पास गया, चलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना था, कि तुम्हारे लीवर के अंदर में हार्ट अटैक आया है। चपेट मारनी है, लीवर के अंदर में हार्ट अटैक। हाँ वो कुछ हुआ है, अभी तुम्हारे को टेक्निकल नाम बताने जाऊंगा, समझोगे नहीं। तुम एक काम करो, जाओ। अब मुझे एक बात समझाइए साहब, मुझे एक बात समझाइए, अगर ऐसा हुआ कि एक ही चीज के लिए चार अलग अलग लोग चार अलग अलग चीजें देने लग गए, एक ही चीज के लिए चार अलग अलग लोग चार अलग अलग ओपिनियन देने, लोगों का भरोसा उठ जाएगा साहब, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लोग कहेंगे कुछ तो लिहाज करो देश का। ऑफिसर खुद और डिपार्टमेंट ही कंफ्यूज है, करना क्या है? बात समझ रहे हो? खुद डिपार्टमेंट ही कंफ्यूज है, जीवन में करना क्या है? आप सोच के देखो क्या होगा। मतलब लोग बोलेंगे कुछ तो देश का लिहाज करो माथुर साहब, ये कैसा कानून बनाया है? चार अलग लोग चार अलग कानून बनाए जा रहे हैं, चार अलग अलग लेवल पे बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग ओपिनियन ना ले, इसके लिए सीबीडीटी बोलता है सब शांत, सब चुप, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, चुप। ये चार अलग अलग ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, सब एक ओपिनियन पे आएंगे। मैं एक सर्कुलर निकाल रहा हूं, सर्कुलर निकाल के ये सब क्लैरिटी दी जाती है। क्लैरिटी किसको? डिपार्टमेंट को, विद इन द डिपार्टमेंट। क्लैरिटी किसको? विद इन द डिपार्टमेंट। अब मैं सारे लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसके बावजूद भी क्या असेसी का ओपिनियन अलग हो सकता है? मेरी बात सुनिए, डिपार्टमेंट का ओपिनियन एक कर दिया सर्कुलर लाके, असेसी का ओपिनियन स्टिल अलग हो सकता है? हां या ना? डिपार्टमेंट का तो सर्कुलर हो गया, पर क्या असेसी का ओपिनियन स्टिल अलग हो सकता है? हां या हां? जल्दी से बोलो, हां या हां? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि असेसी इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी ओपिनियन ले सकता है। भाई मेरी बात समझना, भाई मेरी बात समझना।
असेसी इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी ले सकता है, बराबर है। सपोज असेसी एक महिला है तो वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। डिपार्टमेंट अलग नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट अलग नहीं हो सकता प्रभु। ऐसे केसेस के अंदर में सर्कुलर निकाला जाता है। सर्कुलर पे आइए, इट इज इशूड बाय सीबीडीटी। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीबीआईसी इशू करेगा। प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट इन एक्ट और रूल्स और notification. It is mandatory for department. किसके क्लैरिटी के लिए लाया है? ओ चम्मे कपूर, किसके क्लैरिटी के लिए लाया है? यह क्लैरिटी के लिए लाया है डिपार्टमेंट के। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर असेसी। किसकी क्लैरिटी के लिए है? डिपार्टमेंट की क्लैरिटी के लिए, असेसी के लिए नहीं है। दैट इज असेसी कैन यूज इट इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर असेसी। ये किसके लिए? अरे भैया असेसी के लिए, जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा। जब किसके लिए बेनिफिशियल होगा? उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखे, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। ये मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी है? डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, असेसी के लिए नहीं। असेसी अपना ओपिनियन कुछ भी ले सकता है। तो असेसी के लिए बेनिफिशियल होगा, असेसी ले लेगा। हालांकि डिपार्टमेंट को फॉलो करना मैंडेटरी है, किसी और को नहीं। तो क्या सर्कुलर और नोटिफिकेशन एक ही चीज होती है? नहीं प्रभु, दोनों अलग अलग चीजें होती है। बहुत अलग अलग है रे। नोटिफिकेशन अलग है, सर्कुलर अलग है। नोटिफिकेशन अलग है, सर्कुलर अलग है। नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ चेंज है, राइट। सर क्या सर्कुलर भी है? हां, 6 months बिफोर all circular, 6 months before exam applicable। तो अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों से, मैं पूछना चाहता हूं कि है मेरे दोस्त, मुझे बस इतना बता कि क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चलेगा या 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी? क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चल जाएगा या 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी? 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो वो कौन सी? चार चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो वो कौन सी? क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चल जाएगा? आंसर इज नो मेरे भाई, ना मुन्ना ना। सिर्फ एक्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा, 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी। और ये ना तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है ना। तुम्हें इनकम टैक्स भी पढ़ना है। मतलब तुम्हें क्या क्या पढ़ना है पता है? तुम्हारा स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है? ध्यान से सुनिए। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एवरीवन, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। आपके इनकम टैक्स का स्कोप क्या है? आपको एक्ट पढ़ना है, आपको रूल्स पढ़ने हैं, आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, आपको सर्कुलर भी पढ़ना है। सिर्फ एक्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। एक्ट भी पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं, सर्कुलर भी पढ़ने हैं, और डीप में लेके गए हर एक का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि मोटो क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द ही कर दो। भाई साहब ये बात समझ में आई? एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है? क्या, कैसे, क्यों, काय के लिए? अच्छा, कौन क्या बनाता है? लॉ मेकर एक्ट बनाते हैं। एक्ट बनाने के बाद रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सब इधर का पार्ट बन जाता है, सब इधर का पार्ट बन जाता है। भाई साहब बात समझ में आई? सब इधर का पार्ट बन जाता है।
ये हुई बात। डन। चलिए, मजा आया तो भाई फुल रिस्पेक्ट, आज जाना और अपने सभी दोस्तों को बताना, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपका लेवल बढ़ाएगा। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपका लेवल बढ़ाएगा। कल मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये डिक्लेयर करते हुए हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से कि AIR 9 अभिनव, AIR 32 एंड AIR 37 मधु एंड नाजनी, ये तीनों भी हमारे रैंकर्स रहे हैं। कई मैसेजेस हमारे अब भी ओपन करने बाकी है, तो कुछ और भी होंगे तो मेरे को पता नहीं, कई तो अभी हमारे मैसेज ही ओपन करने बाकी है, तो हम और भी देखेंगे। बट ये प्राउड रहा है हमारे लिए, मालिक फुल रिस्पेक्ट। अच्छा, अब लेंगे सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक, ध्यान से सुनिए। हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, कुछ 11:18 हो रही है, 10 मिनट का ब्रेक। ये लाइव सेशन एज इट इज कंटिन्यू ही रहेगा, बस ब्रेक रहेगा, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा एग्जैक्टली 10 मिनट बाद। हम ले रहे हैं 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। 10 मिनट के बाद हम लोग यहीं मिलने वाले हैं, और तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखें।